जब मैं नाम सुनता हूँ कि चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, तो फिर मुझे ब्रिक्स याद आता है उससे, कि अभी तक कोई सीरियसली नहीं रहा था। अब ट्रम्प ने सीरियसली लेना शुरू किया, ब्रिक्स के बारे में कुछ उल-जलूल बातें भी हुई थी। तो ये तो एक तरह से ब्रिक्स को एक मौका देना है, वजह देनी है कि आप एकजुट हो जाइए और अमेरिका के खिलाफ कीजिए लामबंदी, क्योंकि कर रहा है अब अमेरिका उनके साथ ऐसी छिड़खानी। मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा कि अब ब्रिक्स को करना चाहिए जिस तरह G7 करते हैं, हाँ। कि वो इनवाइट करते हैं अन्य राज्यों को, बड़े राज्यों को, कि आइए आप देखिए हमारे पार्टनर बनिए, डायलॉग पार्टनर एक तरह से। तो जब उनकी मीटिंग खत्म होती है अगले दिन, इंडिया, भारत जैसे देश या हंगरी जैसे देश जो G7 के मेंबर नहीं है, वो आके उसमें शिरकत करते हैं, मिलते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, तो एक लगता है कि हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब भारत को या ब्रिक्स को ये करना चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ग्लोबल उनको भी अच्छा बुलाए, उनको बुलाया, अच्छा। उनको बुलाए। लेकिन एक चीज तो है कि ब्रिक्स को सीरियसली लिया जाने लगा है, और ब्रिक्स जब से बना था तब से अब तक एक तो मेंबरशिप का इजाफा हुआ, 5 नए देश उसमें जुड़े, तो ब्रिक्स वैसा ब्रिक्स रह नहीं गया, और इसमें डाइवर्सिटी आ गई, अफ्रीका से भी लोग आए, एशिया से ज़्यादातर लोग आए। वही कि ग्लोबल साउथ। हाँ, अर्जेंटीना को हाँ। बुलाया गया था, वो आया नहीं, उसके अन्य कारण थे। तो एक तरह से एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनता जा रहा है, और ज़्यादातर जिस इसकी सदस्यता है वो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, जो वैचारिक रूप से, विचारधारा के रूप से अमेरिका के विरोध में है। तो अमेरिका को ये भी लगता है कि ये एंटी अमेरिकन फ्रंट है या एंटी वेस्टर्न फ्रंट है, जैसा है नहीं। भारत ने तो बड़े क्लियर शब्दों में कहा था। कई बार एक बड़ा कैची टर्म है डी डॉलराइजेशन, कि हम डी डॉलर, यानी दुनिया में जो डॉलर में ट्रेड होते हैं वो हम नहीं करेंगे। अब हम जो है सो आपस के इसमें करेंसी में अपनी करेंसी में करेंगे। हाँ, या ब्रिक्स करेंसी की भी बात हुई थी। बिल्कुल। हालांकि भारत ने उसमें बहुत रुचि नहीं दिखाई थी, और जयशंकर साहब ने सीधा कह दिया था कि हम कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि लेते। उसमें चाइना के डोमिनेशन का खतरा साफ साफ है। और डी डॉलराइजेशन इतना आसान नहीं है जितना हम बोल देते हैं। अभी भी 90% दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है, तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते हैं। मुझे कहीं जाना था तो मैंने पहले डॉलर खरीदा, फिर उस करेंसी में कन्वर्ट किया, तो 5-10% तो ऐसे चले गए। और जब यूरोपियन यूनियन बना था तो यूरो बनाया गया था, लेकिन यूरो भी कभी डॉलर को रिप्लेस करने के इंटेंशन से नहीं बना था। और यूरोप, और यानी यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कम्युनिटी है, उसने जब डी डॉलराइज नहीं कर पाया किया, तो भारत और चीन के रुपया, बूते हैं युआन, नहीं। रूबल कौन क्या करेगा? और उसमें एक जो बास्केट ऑफ करेंसी है, जो स्टेबल करेंसी है, उसमें डॉलर है, युआन भी है, लेकिन हमारा ट्रस्ट उस पर नहीं है, क्योंकि एक तो व्यवस्था है जो चली आ रही है और कोई जल्दी छेड़ना नहीं चाहता। तो ट्रम्प साहब का गुस्सा उस पे ज़्यादा है कि उन्होंने कहीं सुन लिया था डी डॉलराइजेशन, अरे डॉलर में व्यापार नहीं होगा, चलो इसको बंद करते हैं। हालांकि ब्राज़ील और चीन कभी हाँ ना किया है, ना कभी ना किया है। और चीन तो बहुत सारे देशों के साथ, खासकर अभी जो सैंक्शंस के बाद रूस के में है, वहाँ आप आरएमबी में ही ट्रेड होता है, युआन में ही ट्रेड होता है। आप जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी आज के समय में है वो यूएई का दरहम है, और आरएमबी है, युआन है। तो उस सेंस में भी अगर देखें तो चीन की करेंसी स्ट्रांग हुई है। और आप अगर रूस जाते हैं, आपके पास डॉलर है, तो वो 4 बार वो महिला देखेगी काउंटर पे। अगर आपके पास युआन है या दरहम है, तो वो तुरंत एक समय में ले लेती, क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा रिलायबल है। सही।